सैकड़ों से ज़्यादा नियुक्तियां हो रही है और हम लोगों ने डे 1 में कहा था इस बात को कि हम संविदा पर लोगों को नहीं रखेंगे, हम पक्का नौकरी देंगे। और इस पक्का नौकरी के लिए, बुनियाद के लिए जो भीत की, जो नींव की जरूरत है वो भी जम चुकी है। अब देखिएगा दालान किस प्रकार से खड़ा होगा। कई दल जो बीजेपी से दूरियां रखते हैं, लेकिन राहुल गांधी के नाम पर या फिर कांग्रेस के नाम पर जो है विपक्षी एका से अभी भी दूरी बनाए रख रहे थे। क्या आप ये मानते हैं कि कर्नाटका के इस परिणाम के बाद उन लोगों को भी सोचने पे अब जो है मजबूर होना पड़ेगा? झारखंड में हम रीजनल पार्टी के तौर पे मजबूत हैं, बंगाल में तृणमूल है, उड़ीसा में बीजेड है। तो ऐसे जो रीजनल लीडरशिप को, इनको क्लब करके और एक टीम बनाकर हम इस असूरी शक्ति को परास्त कर सकते हैं। चाहे वो महंगाई की बात हो, रोजगार की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, तो अभी जब परिणाम निकल करके आया तो राहुल गांधी ने सीधे कहा कि भाई ये मुद्दों की भी जीत है, हम लोग सीधे तौर पे अपने मुद्दे गिना रहे थे। लेकिन जब रोजगार और इन सब चीज़ों की बात होती है, आप लोग कांग्रेस के साथ सरकार भी चला रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि चुनाव तो 1 साल के बाद आना है, अगर रोजगार कर्नाटका में मुद्दा हो सकता है, नौकरी वहाँ मुद्दा हो सकता है, तो यहाँ भी मुद्दा हो सकता है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद उन गैर बीजेपी दलों के उन उम्मीदों को एक बल मिला है जो लोग ये मान रहे थे कि 2024 के चुनाव में पीएम मोदी को हराया जा सकता है। थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी, जो कि टीएमसी की नेता हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि आने वाले दिनों में जो एमपी का इलेक्शन है, छत्तीसगढ़ का इलेक्शन है, वहाँ भी कांग्रेस जीत सकती है। राजद लगातार कांग्रेस को बधाई दे रहा है और भी वैसे दल जो कि 2024 में ये उम्मीद कर रहे हैं, वो लोग इस जीत से काफ़ी उत्साहित हैं। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव, केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य हैं, जो कि झारखंड में जो सरकार चल रही है हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली, जेएमएम के साथ कांग्रेस भी है, साथ ही साथ राजद भी है। दादा, आज की इस जीत को आप कैसे देख रहे हैं, जेएमएम कैसे देख रहा है? देखिए, हम लोग शुरू से ही 2014 के बाद से इस देश में जो नकारात्मक राजनीति और विभाजनकारी जो राजनीति की शुरुआत हुई और जिसका पटकथा स्वयं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और आदरणीय जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, उन्होंने लिखने का काम किया और इससे लोग झांसे में भी आ गए। चाहे वो कई राज्यों के चुनाव हो, यूपी का रिपीटेशन हो, इससे जो दम इन लोगों में जो उभरा, ये लोग लोकशाही को तिलांजलि देने का काम किया और धर्म को मुख्य हथियार बनाया, नफरत को मुख्य हथियार बनाया, दमन को मुख्य हथियार बनाया। तो उसी का ये नतीजा है कि लोगों ने रिटेलिएशन शुरू किया, जिसको हम पॉलिटिकल रिटेलिएशन कहते हैं। और इसका सीधा असर आपको हिमाचल में भी देखने को मिला था, इसका असर आपको अब कर्नाटका में भी देखने को मिला, क्योंकि कर्नाटका ज़्यादा डेंजरस जो इंगित कर रहा था कि सीधे एक आराध्य को प्रधानमंत्री नाम लेकर उसका नारा लगा रहे हैं, बजरंग बली का जिक्र कर रहे हैं। मुझे याद आ रहा है 70 के दशक में जो शिवसेना, उनके जो प्रतिष्ठाता और जो प्रेरणा पुरुष है बाला साहेब ठाकरे जी, स्वर्गीय हैं, तो उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा ज्ञाप करते हुए मैं इस बात को कहता हूँ कि उन्होंने एक विशेष धर्म की बात की थी। तो 6 साल के लिए उस वक्त चुनाव आयोग ने वहाँ पर उनके चुनावी रैलियों पर रोक लगाने का काम किया। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी एक नहीं दर्जनों बार बजरंगबली की जय का नारा लगाते हैं। चुनाव प्रचार समाप्त हो जाने के बाद 18 मिनटों का एक संदेश देते हैं, वीडियो संदेश। तो ये क्या दर्शाता है कि अब चुनाव आयोग को हम ठेंगा दिखाएंगे, लोगों को ठेंगा दिखाएंगे
और लोकशाही के जगह राजशाही स्थापित करेंगे। तो इसके खिलाफ ये जनादेश जो भी विपक्ष के राजनीति के लोग हैं उनको उत्साहित करता है, उनमें एक नए ऊर्जा का सृजन करता है। कई दल जो बीजेपी से दूरियां रखते हैं, लेकिन राहुल गांधी के नाम पर या फिर कांग्रेस के नाम पर जो है विपक्षी एका से अभी भी दूरी बनाए रख रहे थे। क्या आप ये मानते हैं कि कर्नाटका के इस परिणाम के बाद उन लोगों को भी सोचने पे अब जो है मजबूर होना पड़ेगा? देखिए, आप सीधा सीधे तौर पे जाएंगे तो इस देश में जो जैसे हमारा जो 5 उंगली है ना, तो राजनीतिक धारा भी यहाँ पर 5 है। एक सांप्रदायिक शक्ति, पूंजीवादी शक्ति की धारा है जिसका प्रतिनिधित्व तो भारतीय जनता पार्टी करती है। एक जो समाजवादी जो सोच के लोग थे उनका एक अपना समूह है जिसमें जनता दल वगैरह जो भी इस तरह के नाम समाजवादी पार्टी वगैरह लोग हैं। एक कांग्रेस है जो हमेशा मुख्यधारा की बात करती है। एक वामपंथी विचारधारा के लोग हैं और एक क्षेत्रीय लोग हैं जो क्षेत्रीय एस्पिरेशन की बात करती है। ये 5 धारा है। तो इस 5 धारा में जिस प्रकार आज के समय में जो पूंजीपति को समर्थन देने वाली, संप्रदायवाद करने वाली लोगों की जो जमात है वो ज़्यादा मजबूत हुई है, और जो मुख्यधारा के पार्टी थी कांग्रेस, वो कहीं ना कहीं रीजनल तौर पे कमज़ोर हुई है। लेकिन इस चुनाव के बाद में क्या होगा कि कांग्रेस को भी ये समझ में आएगा जो रीजनल ताकत, क्योंकि आज भी आप कर्नाटका का चुनाव का यदि विश्लेषण करेंगे तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी उनकी केंद्रीय नेता है, उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो टीम वर्क वहाँ पर, उनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का होना, उनका पूर्व मुख्यमंत्री का होना, उनका एक बड़ा संगठक जो डी शिवकुमार है, उनका एक साथ होना, ये जो क्लब वहाँ पर हुआ है, जो कैडर एकजुट हुआ है, उससे क्या हुआ कि ये विजय हासिल हुआ है। आप ये बोल रहे हैं कि ये ठीक है कि राष्ट्रीय चेहरों की एक बड़ी जिम्मेवारी थी, उनको जो भी क्रेडिट देना है वो दिया जा सकता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण रोल जिन्होंने निभाया वो डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया की बात कर रहे हैं, जो कि क्षेत्रीय चेहरा के तौर पे वहाँ पे मजबूती के साथ लड़ रहे थे। इसी को कांग्रेस को समझना है और जो क्षेत्रीय दल जहाँ मजबूत हैं उनको साथ में लेना होगा निश्चित तौर पे, क्योंकि आपके पास और कोई विकल्प है नहीं। झारखंड में हम रीजनल पार्टी के तौर पे मजबूत हैं, बंगाल में तृणमूल है, उड़ीसा में बीजेड है, आपको उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, बसपा है, जो राजद है बिहार में है, इस तरह के कई लोग हैं। जम्मू कश्मीर में आपको एनसीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है। तो ऐसे जो रीजनल लीडरशिप को इनको क्लब करके, क्योंकि अंतोतगतवा तो सबसे बड़ा जो दल है वो तो कांग्रेस है ही, क्योंकि छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में हालांकि अभी आप है, आपको कर्नाटका में, आपका गुजरात में, हिमाचल में, हरियाणा में, राजस्थान में, ये सारी जगह तो कांग्रेस है ही। लेकिन इसके अलावा जो स्टेट्स सीधी लड़ाई में है, भले ही मध्य प्रदेश में आज के डेट में शासन में नहीं हो, गुजरात में नहीं, हरियाणा में नहीं। मैं लड़ाई की बात कर रहा हूँ, मैं शासन की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे कह रहा हूँ। लेकिन बाकी जो स्टेट है उसमें बहुत जगह में समाजवादी पार्टी नहीं है शासन में, लेकिन वो ताकत है। तो इसलिए हम लोग इस बात को कहते हैं कि इन ताकतों को पूर्ण सम्मान देते हुए और एक टीम बनाकर हम इस अशूरी शक्ति को परास्त कर सकते हैं। एक तो ये हुई कि इससे एक बल मिला है आप लोगों की उम्मीदों का, लेकिन जो खबरें निकल करके आ रही थी झारखंड की, अगर बात करें आपकी पार्टी के भीतर की बात करें, तो एक खबरें थी कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव होगा जेएमएम अपनी दावेदारी बढ़ाएगा, जो सीट की संख्या है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो अब जो कांग्रेस जिस तरीके से कर्नाटका के बाद जीत करके आई है, तो क्या अब आपको लगता है कि आप लोग उस प्रेशर बनाने में आप सफल हो पाएंगे? क्योंकि कांग्रेस को भी तो अब लगने लगा कि नहीं ठीक है, भले ही विधानसभा में उस तरीके से हमको काम जनता का सपोर्ट नहीं मिले,
लेकिन लोकसभा में हो सकता है कि मिल जाए। नहीं, देखिए, आप इसको आप यदि इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो 19 से आज हमारी ताकत बढ़ी है। तो ताकत बढ़ी है तो कार्यकर्ताओं की इच्छाएं भी बढ़ी, संगठन का विस्तार भी हुआ, संगठन मजबूत भी हुआ। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि हमारा भी जो मनोबल है उसको बनाए रखने के लिए हमको ज़्यादा सीट, लेकिन वो संख्या जो है वो जब हम लोग मेज पर बैठेंगे, जब वो परिस्थिति आएगी तब तय होगी। लेकिन इच्छा किसको नहीं होता है? कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता है जो ये नहीं चाहता है कि मैं अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूं? इच्छा है ज़्यादा सीटों पर लड़ने की। क्यों हम अपनी इच्छा को मारेंगे? हमारे कार्यकर्ता क्यों काम करेंगे? लेकिन जब परिस्थितियां जब जैसा होती है तब नेतृत्व का जो फैसला होता है वो कार्यकर्ता मानता है। तो आप इंतजार कीजिए, 2024 आने में अभी बहुत वक्त है, 6 महीने का वक्त है। 3 वाइटल स्टेट इलेक्शन और होना है, उसको हो जाने दीजिए, बैठ के बात कर लेंगे। एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से वहाँ पे मुद्दे गिनाए गए जनता के बीच में, कांग्रेस जो मुद्दों को लेकर के गई, जो कि हमेशा राहुल गांधी जिक्र कर रहे थे कि चाहे वो महंगाई की बात हो, रोजगार की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, तो अभी जब परिणाम निकल करके आया तो राहुल गांधी ने सीधे कहा कि भाई ये मुद्दों की भी जीत है, हम लोग सीधे तौर पे अपने मुद्दे गिना रहे थे। लेकिन जब रोजगार और इन सब चीज़ों की बात होती है, आप लोग कांग्रेस के साथ सरकार भी चला रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि चुनाव तो 1 साल के बाद आना है, अगर रोजगार कर्नाटक में मुद्दा हो सकता है, नौकरी वहाँ मुद्दा हो सकता है, तो यहाँ भी मुद्दा हो सकता है। और मुद्दा था भी, उसी मुद्दे के आधार पे आप लोग सत्ता में भी आए। लेकिन वो जो व्यापकता होनी चाहिए थी, जो वादा जिस तरीके से किया गया था, वो अब तक नहीं दिख पा रहा है। हर बार बोला जाता है लेकिन वो हो नहीं रहा है। तो चुनाव नज़दीक आ रहा है तो नुकसान भी तो उठाना पड़ सकता है। नहीं, देखिए संजय जी, आप लोग पत्रकार लोग बड़ा कठिन प्राणी होते हैं मेरे नज़र में। आप लोग सीधे 3.5 साल का कार्यकाल गिना देते हैं, जबकि भूल जाते हैं कि पहला 2 साल हमने जीवन के साथ संघर्ष किया। हम लोग इसको 1.5 साल का वक्त मानते हैं, और 1.5 साल में जो हमारा जो प्रयास था, उस प्रयास को किस प्रकार अस्थिर किया गया, चाहे वो राजभवन से बार बार विधेयक को लौटाना, केंद्रीय एजेंसियों को यहाँ पर सक्रिय करना, जो राजभवन से एक तरह से राजनीतिक धमकी देना कि एटम बम फूटेगा, जो प्रशासनिक पदाधिकारियों को जो डिलीवर करना था उनके मनोभाव को तोड़ना, ये सारे प्रयास हुए। फिर भी आप देखे होंगे कि नियुक्ति की प्रक्रिया हर हफ्ता सैकड़ों से ज़्यादा नियुक्तियां हो रही है। और हम लोगों ने डे 1 में कहा था इस बात को कि हम संविदा पर लोगों को नहीं रखेंगे, हम पक्का नौकरी देंगे। और इस पक्का नौकरी के लिए, बुनियाद के लिए जो भीत की, जो नींव की ज़रूरत है, वो भी जम चुकी है। अब देखिएगा दालान किस प्रकार से खड़ा होगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जो बातें मुझे समझाई जा रही है शायद जनता भी समझ ले, क्योंकि जनता जब तक नहीं समझेगी तब तक नुकसान जो है पॉलिटिकल पार्टियों का ही होगा। और सुप्रियोदाय बोल रहे हैं कि समय कम मिला है, 2 साल जो है कोरोना का रहा, महज 1.5 साल बचा है, जो समय बीता है वो हुआ है, कुछ समय बाकी है और उन समयों में जो है कोशिश होगी कि जो वायदे किए गए हैं उसको पूरा किया जाए। शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in